हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू लेट। कोई लेट डेट नहीं होता बेटा, ठीक है? तुम प्यार से विश करते हो, यही बहुत होता है, ठीक है? ओके। यस 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 यस, ठीक है। तो आज और कल 2 दिन जूलॉजी की क्लास चलने वाली है आपकी, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को हम एंड करेंगे। फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो क्रिसमस का आपका ऑफ है, तो चाहो तो आधा 1 घंटे का मैं सेशन ले लूंगा, अगर डिपेंड करेगा कल के बाद, कल कैसा कंडीशन होती है। चलो ठीक है। यस ठीक है। एक्चुअल में अच्छा, एनसीईआरटी रिकॉल बहुत अच्छा था, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिकॉल आपका ऐसे ही मेंटेन रहेगा, ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो ह्यूमन फिजियो में कंप्लीट कराने वाला हूं 3 लेक्चर में, एक कल कराया, और क्रिसमस वाले दिन भी मैं आपके 2 लेक्चर ले रहा हूं इवनिंग में, रात में, वही 10 से 12 के बीच में। यस। हाँ, हेल्थ पहले से बेटर है, ठीक है। हेल्थ क्या बताऊं मैं, समय खराब चल रहा है इतना, कभी कभी समय आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है। चल तो सही रहा है, बट कभी कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, समझ रहे हो? हाँ, तो कभी कभी चीजें हो जाती हैं। नहीं तो मैं बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। कोरोना आया, चला गया, दिक्कतें, मतलब बहुत टिपिकल स्थितियां आई, पर कुछ हुआ नहीं आज तक, ठीक है। मैं बीमार पड़ता ही नहीं था, पर अचानक से ऐसा कुछ आया कि मतलब डॉक्टर्स और हमारा वो है ना, चोली दामन का वो हो गया, क्या हो गया, कनेक्शन हो गया बहुत ज्यादा तगड़ा वाला, बड़ा मतलब समझ ही नहीं आ रहा हो कैसे रहा है, क्या हो गया ये। कोई नहीं, ठीक है। समय ऐसा आया है तो अच्छा समय भी लेकर के आएंगे, और डट के मेहनत करेंगे, ठीक है। हेल्थ भी स्ट्रांग करेंगे, और 2025 के सिलेक्शन को भी सुनिश्चित करेंगे, समझ रहे हो ना? अच्छा था लेक्चर, ठीक है। बस तुम इस तरीके से बातें करते हो ना, तो हिम्मत आती है कि यार और करते हैं, और बेस्ट कुछ करते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ यूट्यूबर के, मतलब उस टाइप के यूट्यूब के बच्चे जो मतलब चाहते ही नहीं है पढ़ना, वो बस मस्ती चाहते हैं, ड्रामा चाहते हैं, बस। तब मुझे लगता है यूट्यूब बेकार है, ठीक है। बट आपको जब लगता है मुझे कि हाँ बच्चों को कुछ फायदा हो रहा है, ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? डीप लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है, हाँ। यस यस। लंग्स में कुछ नहीं, निमोनिया समझ लो, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, म्यूकस जम गया है बहुत ज़्यादा। तो जब भी म्यूकस ऊपर आता है तो खांसी आने चालू हो जाती है, अनकंट्रोल, ठीक है। तो उसके लिए जो भी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं और देसी इलाज भी किया है, कॉम्बिनेशन करके किया है, ठीक है। आयुर्वेदा और एलोपैथी, ठीक है। अब यस, एनसीईआरटी रिकॉल में कंटिन्यू रखूंगा, यस। यस 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 यस, पीडब्ल्यू में मैं कोई बुक नहीं लिखा था। बच्चा कह रहा है आपने पीडब्ल्यू में जो बुक लिखा था ना, मैं कोई बुक नहीं लिखा था, ठीक है। उन लोगों ने मेरे नोट्स को कॉपी पेस्ट कर लिया है बस, ठीक है, और किसी पब्लिशर को पकड़ के उठा करके इधर उधर कर दिया है, ठीक है। कोई बुक नहीं है, बुक मेरी मेरे पास है। हाँ, चैट प्राइवेट है बेटा, यस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। एनसीईआरटी डीप लाइन, यस। हाँ बेटा, एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर में 2 चीजें आप बोल रहे हो ना? यस, 2 चीजें मैं लेकर के आ रहा हूं। एक तो बायोमोलिक्यूल, और एक ये क्या नाम है, एनिमल किंगडम, 2 बचे हुए थे। देन उसके बाद हम 12th स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब वापस आओ, ठीक है। अब मैं इधर ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक आज थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे बड़ा मतलब हर्ट करता है, ठीक है।
कैंसर और एड्स को एक दिन में बहुत डिटेल में पढ़ाता था, बहुत डिटेल में, ठीक है। अब कैंसर की एक एक चीज बात करने में थोड़ा डर लगता है मुझे, और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक है। अगेन 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 थैंक यू, ठीक है, ढेर सारी विशेष के लिए थैंक यू। अब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सारे के सारे बच्चे इधर आ जाओ, ठीक है। मैं सब कुछ देने वाला हूं, पर एक बस अभी इधर आ जाओ, पहले एक बार हमें क्या करना है, कोर्स को खत्म करना है, ठीक है। और हम एंड पर आ गए हैं। देखो, 2 लेक्चर के अंदर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म कर दूंगा, पर बायोटेक के अंदर मैं 9 लेक्चर लूंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बायोटेक में नो गड़बड़, ठीक है। 9 लेक्चर चाहिए मुझे बायोटेक के अंदर, 9 लेक्चर पूरे लूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि 12 क्वेश्चन तक आते हैं, 12-13 क्वेश्चन आते हैं बायोटेक से, तो मैं 9 लेक्चर लूंगा, उसमें कोई भी। यस, रशिया में कैंसर की वैक्सीन बनी है, अभी अंडर ट्रायल है, ठीक है। किस हद तक इंडियंस के ऊपर वो एप्लीकेबल होगी, किस टाइप के कैंसर पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। सार्कोमा में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो डिपेंड, वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ठीक है। और किस किस तरीके से वो काम करेंगी, वो एक आगे की चीज है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, हेल्थ पहले से बेटर है, हेल्थ पहले से बेटर है, यस। ठीक है, अब इसको वैक्सीन की डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, पहले थोड़ा टॉपिक को आगे ले चलें, ठीक है। यानी अब यहां जो टॉपिक है आज का, जो आज का टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है यार, ठीक है, समझने का टॉपिक है, और बहुत डेंजरस टॉपिक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अभी आ रहा है भाई, इसी टेस्ट में आ रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। एल्जाइमर पार्किंसंस ये यहां नहीं है, एल्जाइमर पार्किंसंस हम जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं। हाँ, अभी कराता हूँ, 1 मिनट रुको। अरे भाई कौन है ये, अभी मैं कराता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था, जरा बताओ, लास्ट क्लास के अंदर कितना हो गया था। अच्छा, एनिमल किंगडम का टेस्ट डिस्कशन, यस 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 यस, पूछ लूंगा मैं। अभी 2 दिन मिले इनको करके, मैं एनिमल मलेरिया हो गया, ठीक है, ओके, अमीवाइसिस हो गई। चलो 1 मिनट आ जाओ फटाफट। प्रोटोजोन डिसीज कराई थी लास्ट क्लास में मैंने, प्रोटोजोन डिसीज में 2 चीजें कराई थी मैंने, ठीक है। एक तो मलेरिया और एक अमीवाइसिस, अमीवाइक डिसेंट्री, डिसीज 2 हो गए। मलेरिया कॉजिंग एजेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो मलेरिया कॉजिंग एजेंट क्या था, मलेरिया कॉजिंग एजेंट एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर प्लाज्मोडियम की बात करता हूं, तो कितनी स्पीसीज आपको पढ़नी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, 3 दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। यस, 3 दे रखी हैं। बेसिक लाइफ साइकिल की बात करूं, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें सेक्सुअल पार्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होता है जो एसेक्सुअल पार्ट रखता है। ह्यूमन यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल पार्ट होता है, जबकि अगर फीमेल एनाफ्लीज की बात करता हूं तो वहां सेक्सुअल पार्ट होता है। ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम आपको बाइट करता है, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन के लिए वो होती है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लिवर में जाते हैं, वहां साइजोगोनी करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं नंबर को, क्योंकि भाई उनको ब्लड में एंटर करना है, ब्लड में अटैक करना है, ब्लड में ऑलरेडी सोल्जर्स हैं हमारे, उनसे फाइट करने पड़ेगी। तो इनको सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना होगा, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो साइजोगोनी करेंगे। साइजोगोनी कैसे करते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो लिवर सेल में एंटर करके ये अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल फिशन करके, ठीक है, मल्टीपल फिशन करके कई न्यूक्लियस में तोड़ते हैं, और हर न्यूक्लियस से एक प्रोटोजोआ बनता है। अब उसको स्पोरोजॉइट ना कह करके क्रप्टोजॉइट्स या क्रप्टोमीरोजॉइट्स बोल सकते हो। तो एक प्रोटोजोआ से लगभग 1000 क्रप्टोजॉइट्स या क्रप्टोमीरोजॉइट्स बनते हैं, यहां पर समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू, फिर वो 1000 अलग अलग सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर वो अलग अलग सेल को इन्फेक्ट करेंगे, इससे मल्टीपल उनकी साइजोगोनी हो जाएगी, समझ रहे हो, मल्टीपल फिशन करके उनकी साइजोगोनी गोनी हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके साइजोगोनी हो जाएगी, अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे।
जब नंबर बढ़ जाएगा इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, इसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। आरबीसी में चलने से पहले वाली साइकिल प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और जब प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट होती है तब ये एंटर करते हैं कहां पर, ये एंटर करते हैं आरबीसी में। और कौन सी साइकिल रन करते हैं, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। कौन सी साइकिल, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। तो आरबीसी के अंदर ये क्रिप्टोजॉइट से मीरोजॉइट जाएगा, अंदर जाकर के भाई क्या काम करेगा, अपने अंदर एक वैक्यूल बनाएगा और न्यूक्लियस को एक साइड लेके चला जाएगा। इसको सिग्नेट रिंग बोलते हैं, लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो एक प्रोटोजुआ एक ट्रोफोजॉइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्टिव प्रोटोजुआ है, जो जल्दी जल्दी आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाना चालू कर देगा। हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबुलिन में तोड़ते हैं। हीम को तो ये अपने अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठा करेगा, ग्लोबुलिन को पचा लेगा। तो धीरे धीरे हीम टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनके ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। इन्हें हीमोजॉइन ग्रेन्यूल से हेमेटिन बोलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल से हेमेटिन बोलते हैं। वो आरबीसी में रह जाते हैं, रिमेनिंग हीमोग्लोबिन को ये डाइजेस्ट कर जाता है। और जब सब हीमोग्लोबिन खत्म कर लेता है तो फिर से मल्टीपल फिशन करता है। ठीक है, समझ रहे हो। पर आरबीसी में ये अपने न्यूक्लियस को 1000 न्यूक्लियस में ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ, पर मल्टीपल फिशन करता है। और मल्टीपल फिशन करके ये मीरोजॉइड्स या क्रिप्टोजॉइड्स या क्रिप्टोमीरोजॉइड्स एक आरबीसी से निकल के दूसरी आरबीसी में, सेम साइकिल सेम साइकिल। अगर ये आरबीसी के अंदर 2 दिन में साइकिल कंप्लीट करके तीसरे दिन आरबीसी को रप्चर करते हैं तो टर्शियन साइकिल बोलते हैं। आरबीसी में 3 दिन कंप्लीट करके चौथे दिन आरबीसी को रप्चर करते हैं तो उसको क्वार्टिन साइकिल बोलते हैं। यस, क्वार्टिन मलेरिया। तो आरबीसी जब फटती है और ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स से हेमेटिन ग्रेन्यूल्स, बस आपको मलेरिया के सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, सीमन आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा सकता है क्या, और कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ जाओ। ठीक है, ममता देवी बेटा अभी इधर आओ। तुम लोग टॉपिक से हट क्यों रहे हो, मैं रिवीजन तुम्हारे लिए करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्लियर है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, ये इरेथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट करेंगे। इरेथ्रो के बाद इनमें से कुछ हो सकता है लिवर में वापस चले जाएं, हो सकता है वो आरबीसी में एंटर करें। पर कुछ क्या करेंगे, नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम आरबीसी में एंटर करके, ठीक है, गैमीटोसाइट बनाएंगे। एक बनते हैं मेगा गैमीटोसाइट, एक होते हैं माइक्रो गैमीटोसाइट। यानी वो सेल्स हैं जो आगे जाके गैमीट बनाएंगे। पर गैमीटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर हमारी बॉडी में होता नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए एक दूसरे होस्ट की रिक्वायरमेंट। दूसरा होस्ट कौन चाहिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जब कोई हेल्दी मॉस्किटो आपके ब्लड को बाइट करेगा तो वो आपके ब्लड को सक करेगा। तो सक करेगा तो सारी स्टेज उस मॉस्किटो के स्टमक में चली जाएंगी और सब स्टेज को डाइजेस्ट भी कर लेगा एक्सेप्ट गैमीटोसाइट। मेगा और माइक्रो गैमीटोसाइट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके स्टमक में जाकर के अब ये गैमीटोजेनेसिस करेंगे। जैसे माइक्रो गैमीटोसाइट्स मेल गैमीट बनाएंगे, मेगा गैमीटोसाइट्स फीमेल गैमीट बनाएंगे। तो मेल गैमीट कैसे बनेगा, वही माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि हैप्लॉइड तो पहले से ही था ये। तो माइटोटिक डिवीजन करके 1 से लगभग 6 से 8 फ्लैजिलेटेड सेल बनते हैं। इसको एक्स फ्लैजिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मेल गैमीट हो गए। ऐसे ही माइटोटिक डिवीजन करके ये 2 सेल बनाएगा, एक छोटी टिनी पोलर बॉडी और एक बड़ी सेल। ठीक है, इसे फीमेल सेल ओवा बोलते हैं। अब ये एक्स फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म ओवा के अंदर एंटर करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। अब डिप्लॉइड जाइगोट मोटाइल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ऊकाइनीट बोलते हैं। ऊकाइनीट स्टमक की जो वॉल होती है मॉस्किटो के स्टमक की वॉल, उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा और एक सिस्ट बना लेगा, इसको ऊस सिस्ट बोलते हैं। इन तीनों स्टेज के अंदर इसकी कंडीशन डिप्लॉइड होती है। इससे पहले टोटली हैप्लॉइड, यहां आकर के डिप्लॉइड, समझ रहे हो, यहां आकर कैसे हो जाएगी, ठीक है, हाँ, डिप्लॉइड। अब क्या होगा, अब यहां मियोटिक डिवीजन होगी और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद फिर माइटोसिस करके, ठीक है, अंदर क्या बन जाएंगे, सिस्ट के अंदर ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। सिस्ट फटेगा, सारे स्पोरोजॉइट स्टमक से होते हुए सलाइवा में चले जाएंगे और अगेन मॉस्किटो तैयार हो गया किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करने के लिए। क्लियर है, हाँ, यहां से कहानी चालू हो जाएगी। अब बताओ रिवीजन समझ में आया नहीं आया। ठीक है, फिर बात करता हूँ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीवाइटिक अमीवाइटिक अमीवाइसिस करता है या अमीवाइटिक डिसेंट्री करता है। तो मैंने बताया था इसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए कौन सी होती है,
टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। अगर आप टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट मतलब बॉडी में इनटेक कर लेते हो, अगर आप होटल का खाना खाते हो तो हो सकता है इन्फेक्शन, गंदा खाना खाते हो मेस वगैरह का हो सकता है, सैलेड अवॉइड करना चाहिए, कच्ची चीजें, ठीक है, वहां से सिस्ट फैलने के डर रहते हैं। तो अगर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट आपकी गट में गया तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में गया तो वहां पर सिस्ट गल जाएगा और चारों न्यूक्लियस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। वहां हर एक न्यूक्लियस से 2 अमीबा बनेंगे, तो 8 अमीबा बनेंगे। अब अमीबा जो बनेंगे 8, वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है, एक माइन्यूटा, एक मैग्ना और एक माइन्यूटा। जो माइन्यूटा होता है वो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, वो आगे जाकर के फिर से 2 न्यूक्लियस और टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्टम बन के बाहर निकल जाएगा। पर जो मैग्ना है, ठीक है, वो पैथोजेनिक फॉर्म है, ठीक है, एक सिंगल सूडोपोडिया होता है। ये धीरे धीरे होस्ट की इंटेस्टाइन में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के फूड को खाना चालू कर देता है, ठीक है, और इससे कह सकते हो कि धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो सकती है, इनकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, फ्लास्क शेप अल्सर हो जाते हैं, इसको अमीवाइसिस या अमीवाइक डिसेंट्री बोलते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? साइकिल बनाकर बता दो। कितने गधे हो यार, मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, पिछली बार जब पूरा कराया था तब तो साइकिल बना के समझाया था ना। यस, एब्डोमिनल प्लेन ब्लीडिंग कॉमन फीचर्स हैं इसके। कुछ नहीं, काढ़ा था बहुत, गड़बड़। अब आ जाओ, अब भाई अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा। अगर मैं कैंसर की बात करता हूं तो दुनिया के अंदर आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक अगर कोई है तो वो कैंसर है। यस, आज की डेट में हॉट टॉपिक अगर कुछ बचता है तो वो कैंसर है। कोरोना भी इतना हॉट टॉपिक नहीं था एक जमाने में, ठीक है, बस कोरोना आया तो कुछ समय के लिए कैंसर हाइड हो गया, ठीक है, नहीं कैंसर हॉट था, हॉट है। और ये चीज मैं भी तब एक्चुअल में समझ में पढ़ाता था बड़ा शिद्दत से, मुझे पता था डेटा पढ़ने से कि हाँ तेजी से कैंसर फैल रहा है। मेरी कॉलोनी में भी मैंने कई लोगों को देखा, ठीक है, रिश्तेदारी में भी देखा यार कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है, मदर का केस आया, ठीक है, घर में ही केस आया, फिर मैं दिल्ली एम्स गया, फिर यहाँ झज्जर एम्स है, मुझे कहा कि झज्जर एम्स में जाओ, वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं समझ में आया गवर्नमेंट अभी कैंसर के मामले में, इंडियन गवर्नमेंट बहुत पीछे है, बहुत पीछे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है ऐसा मान के चलो। मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड था, जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है, रियल लाइफ कुछ और है। वहां जब मैंने पता किया कि रेडिएशन के लिए 6 महीने की लाइन है, तो मुझे बोला कि सर अगर आप कैपेबल हो, आप करा सकते हो तो आप करा लो। नहीं मैं तो खैर, मैंने कहा मुझे पता करना था कि यहाँ लोगों का फैसिलिटी बहुत इंडिया लेवल की है, उनकी फैसिलिटी है पर लाइन इतनी लंबी है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तब मेरे समझ में आया कि मैंने फिर गरीब लोग जो हैं सबके भाई 6 महीने कोई कैसे वेट कर सकता है, कैंसर तो भाई महीने 1.5 महीने में खेल खत्म कर देगा, ठीक है, तो 6 महीने तक वेट कौन कर पाएगा। तो सर ऐसा ही है, जो बचते हैं उनका इलाज हो जाता है, जो नहीं बचते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक है। तब मेरे समझ में आया कि स्थिति एक्चुअल में जो दिख रही है वैसी नहीं है, अंदर बहुत भयानक स्थिति है। जब झज्जर में गया तो वहां इतनी भीड़ थी, लाइनें लगी थी और सारे लोगों को कैंसर था, ठीक है। दिल्ली एम्स के अंदर माइक से चीख के बुलाया जा रहा था कि भाई इस इतने नंबर से इतने नंबर, भीड़, मेला लगा हुआ है, उस मेले में मैक्सिमम लोग क्या है, कैंसर पेशेंट हैं। तो कैंसर एक्चुअल में मतलब बहुत भयानक है, मैं अगर आपसे कहूं तो बेटा बहुत भयानक है, ठीक है। सही मायने में कहा कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लोग कहते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है। सही मायने में डायग्नोसिस भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, डॉक्टर सिर्फ हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, डॉक्टर सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ये कमाई का धंधा बना लिए हैं। मैं रियल कह रहा हूं, मेरी बातें शायद तुम्हें बहुत हार्श लगे पर ये रियलिटी है। डॉक्टर ये देखता है कि भाई कौन कितना पेइंग कैपेसिटी रखता है, उसको उसी हिसाब से काटो, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। रियलिटी में कैंसर का कोई इलाज नहीं है आज की डेट में। हाँ रियल मतलब ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड स्टेज का कैंसर है, तो उम्मीद की जा सकती है बहुत सारी चीजों से, वो भी ट्रीटमेंट नहीं, हम ये कह सकते हैं कि लाइफ सर्वाइबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, ठीक है। तो मुझे भी यही था कि मैं अपनी मदर की लाइफ सर्वाइबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा पाऊं, ठीक है।
तो कोशिश की कि जो भी भाई गुड़गांव का बेस्ट हॉस्पिटल सुना मैंने कौन सा है, तो बिरला, सीके बिरला हॉस्पिटल, ठीक है। पर धीरे धीरे जब मैंने वो 6 महीने का ड्यूरेशन सीके बिरला में गुजारा, ठीक है, वहां गिने चुने 1 या 2 डॉक्टर हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, इनकी टीम है उनकी पूरी की पूरी, तब मालूम पड़ रहा है वो टीम नहीं है, ठीक है। ये तो मैं एक हॉस्पिटल की बता रहा हूँ जो मैंने फील किया, जहां बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट जब मैंने कराया तो वो डॉक्टर नहीं है, एक्चुअल में ऑल आर जल्लाद, ठीक है। और अगर कोई, मैं कहूंगा अभी बेटा सीके बिरला ऐसे हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, अगर कोई आपका नोन है तो भाई अलर्ट रहना, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड, समझ रहे हो ना, कब्रगाह है वहां पर, ठीक है। वहां जो दिखता है एक्चुअल में, और हॉस्पिटल में भी यही स्थिति है, पर जो मैंने देखा समझा कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको लूटना है, किस तरीके से वो चीज सही करने, भाई सही तो होगी नहीं वो, ठीक है। तो अब क्या करना है, उसको बेवकूफ बना करके उनको लूटने के तरीके बहुत सारे हैं वहां पर, ठीक है। तो वो मतलब डेंजरस कंडीशन है। डॉक्टर पूजा मैंने वहां मिला वहां पर, ठीक है, जो इम्यूनोलॉजिस्ट बोलती हैं, उन्होंने उस इम्यूनोथेरेपी को यूज किया जो अभी क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है, ठीक है। तब मैं समझ में आया कि एक्चुअल में अभी ट्रीटमेंट है ही नहीं, ओनली ट्रायल्स चल रहे हैं, ओनली ट्रायल, ठीक है। उन ट्रायल, अदर कंट्री में ये होता है कि अगर आपके ऊपर ट्रायल होगा तो आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी और आपको बताया जाएगा हर चीज। पर इंडिया में क्या होता है, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको सपने दिखाए जाएंगे कि हाँ यार हो जाएगा, सही हो जाएगा। रियलिटी है, चाहे कोई फील्ड है, चाहे एजुकेशन फील्ड आ जाए, मैं रियल बोल रहा हूँ, ठीक है, हार्श लगेगा आपको, ठीक है, और आप भी कहीं ऐसा ना करो इसलिए मैं बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। पर रियलिटी ये है, ठीक है, जैसे एजुकेशन में अगर मैं दिल से मैं किसी बच्चे से मिलता हूँ, मुझे पता है ये बच्चा नहीं कर पाएगा, तो मैं बोल देता हूँ यार तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट मुझे लगता है ये बच्चा कर नहीं पाएगा, पर उसको अगर ये चीज मिल जाए तो कर जाएगा, ठीक है, वो दिल अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है। पर वहां क्या है, वहां सिखाया जाता है कि आप बस ये कह दो कि हाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट के 1-2 केस दिखाओ, ठीक है। तो पर उसको दिखाने हैं जो पेइंग कैपेसिटी रखता है। तो एक्चुअल में रियलिटी बहुत गंदी है, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है, बहुत गंदी है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अंदर इतनी है कि मैं, मुझे डॉक्टरों से डर लगने लगा है। मतलब अगर कोई मुझसे कहे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं डॉक्टर मतलब जल्लाद के पास जाना है, मतलब सोचो मैं जिस फील्ड की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है, जिस फील्ड में तुम जाकर के बहुत बड़ा काम करने वाले हो, उसी फील्ड से डर लगने लगा है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा जो भी करना बहुत ईमानदारी से करना। पर मैं इतना जानता हूं, जो इतने भी लोग मैंने देखे, वो सब अपनी अपनी बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, मरेंगे सारे के सारे ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि जो बहुत गंदी तरीके से काम कर रहा है ना, सरवाइव तो नहीं करेगा अभी, तो बहुत गंदी तरीके से करेगा, ठीक है। पर रियलिटी है, बहुत गंदी रियलिटी है। ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं आप सोच ही नहीं सकते हो। अपने, वो इट इज अ कॉर्पोरेट, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सही इंसान को भी मार सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको इतनी सी बीमारी होगी ना, तो उस बीमारी को पहले बढ़ाया जाएगा। यस, बिल्कुल उस बीमारी को बढ़ाया जाएगा, इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आप अपना घर बार सब बेच करके भी इलाज नहीं करा पाओगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज एक ऑब्जेक्टिव है उनके लिए, टारगेट है एक उनका, एक, ठीक है, जो उनके हॉस्पिटल के टारगेट को अचीव कराएगा बस, और कुछ भी नहीं है। इट इज अ नंबर, पेशेंट एक नंबर है, एक टारगेट है। रियलिटी है बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आप नहीं कर सकते हो, तो आप पेशेंट को बताओ कि यार इस स्टेज पर कैंसर है, हमारे पास सिर्फ इंडिया में ये फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अगर हम सर्वाइबिलिटी 2 या 3 या 5 महीने कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे पेशेंट को, अगर उसको उसके घर वाले अगर नहीं इतना अफोर्ड कर पाए, वो कर तो लेंगे, ठीक है। 5 महीने सर्वाइबिलिटी है, तो 5 महीने प्रभु का नाम लेकर के या आयुर्वेदा की हेल्प से उसको 10 महीने चला सकते हैं। यस, मैं रियलिटी बोल रहा हूं कि अगर आप आयुर्वेदा का यूज करो तो 5 महीने चलने वाला पेशेंट जो बोल रहे हैं, आप 5 साल चला ले जाओगे। और अगर आप एलोपैथी के चक्कर में पड़ गए, सर्जरी के चक्कर में पड़ गए, इनकी थेरेपियों के चक्कर में पड़ गए, तो शायद वो 6 महीने चलने वाला पेशेंट है, वो महीने 2 महीने ही चल पाए। रियलिटी है, ये लोग मार देते हैं, ये लोग खुद ही मारते हैं, रियलिटी है, ठीक है। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये इतनी सी चीज को इतना बड़ा करते हैं बहुत गंदी तरीके से, और आप पता भी नहीं कर पाओगे हो क्या रहा है, ठीक है। आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई जाएंगी, यार अब हो रहा है, आप देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर रियलिटी में कुछ और हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं कैंसर की बात करूं, कैंसर की बात करूं, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, dreaded disease of the human being and is major cause of death all over the globe, more than millions, more than a million, ये तो बहुत कम है।
इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ये तो मोर देन अ मिलियन बोल रहे हैं, पर डेटा बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअल में। अगर आप देखो तो आज की डेट में मैक्सिमम लोगों की डेथ का कारण ही कैंसर है, कारण वो कुछ भी बताएं, ठीक है, पर इंटरनल कैंसर है। कई लोग तो डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं, बस हो गया ठीक है, पर एक्चुअल में कैंसर है, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू वाला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी को ट्रीट कराने के लिए बहुत बड़ी डॉक्टर की एक टीम लगाई है, बहुत बड़ी डॉक्टर की टीम लगाई है, तभी तो उनके ऊपर क्लेम किया गया। फिर डॉक्टर की टीम ने मिलकर के बहुत बड़ा काम किया है, पैरेलल उन्होंने आयुर्वेदा भी स्टार्ट कर दिया, लोग करते ही हैं, ठीक है। भाई मैंने भी मदर के लिए आयुर्वेदा भी पैरेलल लेके चला, कुछ लोगों ने कुछ मुझे और पद्धति बताई, वो भी मैंने लेके स्टार्ट करी। एलोपैथी कंटिन्यू मैंने करी, रेडिएशन बताया, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी साथ में इम्यूनोथेरेपी, जो भी इंडिया में हो सकता था, लगता ना कि बचाना है पेशेंट को, कुछ भी करो, ठीक है, पागलों की तरह लग जाता है इंसान। तो अब जब वो उनका पेशेंट ठीक हुआ, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ठीक है, उनके पास सिस्टम है बहुत बड़ा, पर एक आम इंसान के पास सिस्टम नहीं है इतना बड़ा, और बाई लक वो अभी थोड़ा सा रिकवरिंग फेज में है, ठीक है। पर एक्चुअल में कैंसर ऐसा है, मैंने जो अभी अभी ट्रीटमेंट केस देखे, कि पूरा पेशेंट सही हो जाता है, 4 या 5 महीने में फिर रिबट मारता है तेजी से और बहुत एग्रेसिव तरीके से। स्पेशली सार, मैं अभी टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ाऊंगा आपको, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ठीक है। तो जितने भी कार्सिनोमास होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं कार्सिनोमास, ठीक है, यस, मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से फैलते हैं, ठीक है, और एक कैंसर कई टाइप के कैंसर बना देता है, और वो एक साथ बॉडी के अंदर, मतलब खतरनाक उनका, मैं बताऊंगा आपको, आप अभी कैंसर की प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं अभी आपके लेवल की, आप इससे कैंसर सेल की भयानकता का अंदाजा लगा पाओगे कि यार कितनी भयानक हो सकती है, समझ रहे हो। आ जाओ। नॉन इन्फेक्शियस है कैंसर, ठीक है, पर इन्फेक्शियस से ज्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अभी नॉन नॉर्मल सेल की बात करूंगा मैं, और एक तरफ कैंसर सेल की बात करूंगा मैं, ठीक है। दोनों को कंपाइल करूंगा। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैं, बहुत बेसिक डिफरेंस है, इसको समझना थोड़ा अच्छे से, तब तुम समझ पाओगे कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर क्या है। तो आप मतलब ये समझ पाओगे थोड़ा सा, पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, बहुत बेसिक। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एक सेल कंट्रोल डिवीजन करती है, जैसे मानो मेरा यहां से कोई कान ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एक सेल ग्रोथ करेगी, पर वो ग्रोथ उसकी कंट्रोल पैटर्न में होगी, तब तक होगी जब तक जरूरत है, फिलिंग नहीं होती है, फिलिंग होती है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसको कंट्रोल सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। एक होती है अनकंट्रोल सेल डिवीजन, कि सेल ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, ठीक है। अनकंट्रोल चेन, समझ रहे से चेन स्टार्ट हो गई। तो ऐसी सेल डिवीजन जो अनकंट्रोल हो जाए, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाए, तो उसको कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर, समझ रहे हो। हाँ बेटा, इट इज अ ट्रू दैट रशिया मेड mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर, यस ट्रू। बट वो देखो, जैसे कोई भी चीज, जैसे मैं कोरोना की वैक्सीन बनी, हंगामा, एक्चुअल में चीजें बनती हैं उसका हंगामा ज्यादा होता है, रियलिटी बाद में आती है कि कितने हद तक वो सक्सेस है, किस हद तक सक्सेस नहीं है, किस कैंसर पर वो काम कर पाएगी, किस कैंसर पर काम नहीं कर पाएगी, किस रीजन के लोगों पर इसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट है किस पर नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज समय के साथ समझ में आएगी कि कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव नहीं है, क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ जो होती है, कंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, कंट्रोल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल कंट्रोल सेल डिवीजन। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कैंसर सेल, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को शो करती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन।
अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करती है, शो, या ऐसे कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहां पर होता है, जबकि कैंसर सेल्स के अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की चीज नहीं होती। क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, समझाता हूं मैं, ठीक है। अगर नॉर्मल सेल की बात करूं तो यहां इनवेजिवनेस, इन्वेजिवनेस नहीं होती, जबकि कैंसर सेल इतनी खतरनाक होती हैं जो इन्वेजिवनेस को शो करती हैं। क्या होती है इन्वेजिवनेस, समझाता हूं मैं, एक मिनट रुकना। जैसे मान लो ये एक पेट्री डिस्क है जो हम लोग लैब में करते हैं। लैब के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पेट्री डिस्क लेते हैं, पेट्री डिस्क के अंदर हमने ये पेट्री डिस्क ली हमने, इसके अंदर हमने कैंसर सेल को ग्रो कराने के लिए मीडिया रखा जिसमें कैंसर सेल परफेक्टली ग्रोथ करती हैं, जिसमें कैंसर सेल बहुत परफेक्टली ग्रो कर पाती हैं। उसको भी हटाए दो, ठीक है। ये प्लेट ली हमने, इसमें मीडियम डाल दिया, इस मीडियम में हमने लिया कैंसर सेल। समझना, तीन बातें बताऊंगा, कंट्रोल सेल डिवीजन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और इन्वेजिवनेस, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स पड़ी हुई हैं, ये नॉर्मल सेल्स पड़ी हुई हैं, एक नॉर्मल सेल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। सेम ऐसे स्ट्रक्चर हम यहां भी दिखा सकते हैं आपको। मान लो ये मीडिया डाल दिया है हमने, समझना, ये एक नॉर्मल सेल लेते हैं, नॉर्मल सेल, ये एक नॉर्मल सेल हमने बीच में रख दी, ये और सेल भी रखी, नॉर्मल सेल है, ऑल आर नॉर्मल सेल। अब हम इस मीडियम में सेल को ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो अब सेल ग्रोथ करना चालू करेगी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, ये ग्रोथ कर रही है एक से दो, बहुत प्रॉपर पैटर्न में धीरे धीरे बढ़ेगी ग्रोथ। एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये क्या हो रहा है, कांटेक्ट इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कांटेक्ट इनहिबिशन, ये यहाँ कांटेक्ट में आई, ग्रोथ रुक गई, स्टॉप ग्रोथ, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो तुरंत ही इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी, ग्रोथ रुक गई, अपने आप रुक गई, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आपकी कोई यहाँ हाथ में, जैसे मेरा फ्रैक्चर वो हुआ तो यहाँ बहुत सारे टिश्यू डैमेज हो गए, तो उतने टिश्यू आए जितना उसको फिलिंग करना था। एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसको कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं, जिससे कि बॉडी की शेप और साइज मेंटेन रहे।
समझना मेरी बात। एक सेल दूसरी सेल के अंदर घुसती नहीं है, समझना मेरी बात। कंट्रोल पैटर्न के अंदर डिवीजन होती है, समझ रहे हो, बिल्कुल कंट्रोल में, ठीक है। जैसे किसी किसी के मस्से हो जाते हैं, मस्से मस्से क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। इसको आप कैंसर बोल सकते हो, पर मैलिग्नेंट नहीं होता। यस, कैंसर है पर मैलिग्नेंट नहीं होता, समझ रहे हो ना। चलो, अब एनसीईआरटी रिकॉल के अंदर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन लेने वाला हूं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन लेने वाला हूं क्रिसमस वाले दिन 10 से 12 के बीच में। यस, चलो, क्लियर है बिल्कुल। तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन को शो करेगी, कंट्रोल पैटर्न में डिवीजन करेगी। इनवेजिवनेस, इनवेजिवनेस का मतलब होता है एक सेल दूसरी सेल के अंदर घुस जाए, उसको कोई मतलब नहीं है, नहीं कहीं भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है तो आप गए और सर धक्का दे दे करके अपने को बढ़ाना चालू कर दिया आगे, ठीक है। आपको मतलब नहीं है कि कांटेक्ट में आते ही आपको रुकना है, बस इन्वेजिव हो गए, घुस गए उसके अंदर, इन्वेजिवनेस। पर कैंसर सेल की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे होगा कैंसर सेल के केस में, देखना। ये नॉर्मल सेल है, अभी नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। अब यहां हम कैंसर सेल को रखते हैं। समझना, रुकना चाहिए पर रुकेंगी नहीं, ये रुकेंगी नहीं, ये रुकेंगी नहीं, ये एक इतनी अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगी, अनकंट्रोल पैटर्न में ग्रोथ करेंगी, और एक सेल दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी, पेनिट्रेशन हो जाएगा, घुस जाएगी उसके अंदर जाकर के, ठीक है। इनवेजिवनेस बोलते हैं, अनकंट्रोल, इनवेजिवनेस, 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 अनकंट्रोल पैटर्न के अंदर। तो यहां पर कॉन्टेक्ट इनिबिशन नहीं है, इनवेजिवनेस देखने को मिल रही है। यस, ये इनवेजिवनेस। यहां कॉन्टेक्ट इनिबिशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, ये कैंसर सेल है। तो कैंसर सेल इन्वेजिवनेस को दिखाते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन को फॉलो नहीं करते। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। अगर मैं मोर्टेलिटी की बात करता हूं, अगर मैं मोर्टेलिटी की बात करता हूं तो ये मोर्टाइल होते हैं, मोर्टाइल सेल्स हैं, ठीक है, मोर्टाइल सेल्स हैं, ये इमोर्टल सेल्स हैं, इमोर्टल सेल्स। इमोर्टल सेल्स का मतलब है अमर, ये मरती नहीं है कभी, ये ठीक है, मोर्टाइल सेल्स हैं, ठीक है, मोर्टल हैं, वो इमोर्टल है, आप समझ रहे हो, यहां मोर्टिलिटी प्रेजेंट होगी। मोर्टाइल सेल्स हैं, ये इमोर्टल सेल्स हैं, ये अमर नहीं है, वो अमर हैं। आखिर ऐसा क्या है इनके पास, अमरता का इनको वरदान मिला हुआ है, ये अमर क्यों है? यस, नॉर्मल सेल इमोर्टल होती है, सॉरी, नॉर्मल सेल मोर्टल होती है, मोर्टिलिटी मर जाती हैं, ये मरती नहीं है, इमोर्टल हैं। क्यों है इमोर्टल, समझाता हूं मैं। समझना, एक एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर, मोर्टल इमोर्टल के अलावा। यहां पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एंजाइम, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। टीलोमरेज, एंजाइम टीलोमरेज, ये इनएक्टिव रहता है,
जबकि यहां पर क्या होगा, कैंसर सेल के केस में एक्टिव होगा। इससे क्या फायदा है, अब समझो, मैं समझाता हूं तुम्हें। जैसे मानो एक सेल है, मैं कैंसर सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना हर चीज को अच्छी तरीके से। एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, सेल के अंदर क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन। और हर क्रोमैटिन के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। कुछ बना देता हूं मैं। ये टीलोमर सीक्वेंस हैं जो इस क्रोमैटिन के टर्मिनल एंड पर लगे हुए हैं, समझना। इस क्रोमैटिन के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस लगे हुए हैं, आप इन सीक्वेंस को टीलोमर सीक्वेंस बोल सकते हो। टीलोमर, टीलोमर का मतलब है जो टर्मिनल एंड पर लगे हुए हैं। और यही जो सीक्वेंस होते हैं वो सेल की उम्र, एज डिसाइड करते हैं। यस, टीलोमर सीक्वेंस। मोर्टल है, मोर्टाइल नहीं, मोर्टल होगा। मोर्टल है, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, मोर्टेलिटी, मोर्टल है, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, सीक्वेंस दिख रहे हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। टीलोमर सीक्वेंस, समझना। एक सेल की नॉर्मल जो एज होती है लगभग 50 जनरेशन तक होती है। 50 जनरेशन के बाद सेल अपने आप उसकी डेथ हो जाती है, समझना मेरी बात। हाँ, एक सेल की जो सेल डिवीजन होती है वो लगभग 50 जनरेशन, 50 बार वो सेल डिवाइड कर सकती है। उसके बाद अपने आप उसके अंदर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है। ठीक है, समझना मेरी बात। मानो एक सेल है, 50 जनरेशन के बाद और हर डिवीजन के बाद उसकी टीलोमर सीक्वेंस कम होती है। ऐसे मानो आपके पास एक मोतियों की माला दे दी मैंने, ठीक है। मैंने कहा जब तक इस मोती के अंदर माला रहेंगे तुम जीवित रहोगे, ठीक है। पर तुम्हें हर साल एक मोती निकालना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। तो तुम हर साल एक मोती निकालोगे, जीवित रहोगे। हर साल एक मोती निकालोगे, जीवित रहोगे। हर साल एक मोती निकालोगे, जीवित रहोगे। तो हर बार एक मोती कम हो जाएगा तुम्हारा, यानी एक साल तुम्हारा कम हो जाएगा। और जिस दिन उस माला के अंदर सारे मोती खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डेथ एक्टिवेट हो जाएगी। इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, समझना। एपोप्टोसिस बोलते हैं इसको, यस, ठीक है, एपोप्टोसिस। तो अगर एपोप्टोसिस की बात की जाए तो यानी हम सबकी शरीर की कोशिकाओं की सेल की जो एज है ना, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, हर बार कम हो रही है, हर बार कम हो रही है। और डिसाइड कौन कर रहा है, टीलोमर सीक्वेंस, ठीक है, यस, टीलोमर सीक्वेंस। क्योंकि यहाँ टीलोमरेज इनएक्टिव होता है, एंजाइम टीलोमरेज इनएक्टिव होगा, तो टीलोमर सीक्वेंस क्या होंगे, लगभग 50 जनरेशन की बात समझना, 50 जनरेशन या सेल डिवीजन। जब आप इस सेल के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस सेल के अंदर आपको क्रोमैटिन तो देखेंगे, पर क्रोमैटिन के ऊपर टीलोमर सीक्वेंस नहीं होंगे, ठीक है, यस। आफ्टर 50 जनरेशन सेल डिवीजन क्या होगी, टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और जब टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाएंगे तो सेल अपने आप एंटर कर जाएगी, सेल एंटर इन एपोप्टोसिस, समझना। भाई हर डिवीजन पर एक टीलोमर सीक्वेंस कम होगा, यस, हर एक डिवीजन पर एक टीलोमर सीक्वेंस कम होगा, हर एक डिवीजन पर, ठीक है।
तो हर बार एक मोती निकला, फिर डिवीजन, एक मोती निकला, फिर डिवीजन, एक मोती निकला, फिर डिवीजन, ठीक है। तो जिस दिन सारे टीलोमर सीक्वेंस गायब हो गए, ठीक है, तो उस दिन सेल एंटर कर जाएगी एपोप्टोसिस के अंदर। इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। यस, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ, ऑटोमेटिकली सेल डेथ, मतलब वो जीन एक्टिवेट हो जाएंगे जो सुसाइड बैग बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, जो सेल को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। 50 जनरेशन का मीन्स का मतलब है 50 सेल डिवीजन, एक ही बात है। लगभग 50 सेल डिवीजन के बाद सारे टीलोमर सीक्वेंस, जैसे मानो किसी भी सेल की जो एज है ना, वो डिपेंड करती है उसके टीलोमर सीक्वेंस के ऊपर। हर डिवीजन के बाद टीलोमर सीक्वेंस कम होते हैं, हर डिवीजन के बाद टीलोमर सीक्वेंस कम होते हैं। तो जिस दिन टीलोमर सीक्वेंस सारे गायब हो गए, ठीक है, उस दिन उसकी एक ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ, अपने आप खेल खत्म, ठीक है। ये एक कैंसर सेल का, नॉर्मल सेल का फीचर है। पर कैंसर सेल क्या करती है, इट इज लाइक अ राक्षस, ठीक है। वो उन जीन को एक्टिवेट कर लेते हैं जो हमारे अंदर इनएक्टिव पड़े हुए हैं। समझना, हमारे अंदर कुछ जीन है जो एक्टिव होते ही नहीं है एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, पर कैंसर सेल उन जीन को एक्टिवेट कर लेते हैं जो एक एंजाइम बनाते हैं, टीलोमरेज। उस वो क्या करता है, जैसे ही एक मोती कम हुआ वो एक नया मोती डाल देता है, फिर एक मोती कम हुआ फिर एक नया मोती डाल देता है। तो जिंदगी भर वो माला मोती कम होंगे नहीं। जब मोती कम ही नहीं होंगे तो कभी भी एपोप्टोसिस इंड्यूस ही नहीं होगी, यानी अमर हो गई ना सेल एक तरीके से। यस। तो कैंसर सेल के पास प्रॉपर्टी होती है क्या, एक नॉर्मल सेल के अंदर उस एंजाइम को एक्टिवेट कर लेना जो टीलोमर सीक्वेंस को कमी नहीं होने देता, ठीक है। इसको बोलते हैं टीलोमरेज। तो यहां पर टीलोमरेज क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। टीलोमरेज क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। और एक्टिव टीलोमरेज क्या काम करेगा, जैसे मान लो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, एंजाइम टीलोमरेज मेंटेन टीलोमर सीक्वेंस आफ्टर 50 जनरेशन, जबकि मैं तो ये कहूंगा इन्फिनिटी। मतलब अनंत काल तक, तो इस सेल कभी मरती ही नहीं है, ये सेल कभी मरते ही नहीं है। हेलो, वॉइस परफेक्ट है क्या। अरे भाई, ये क्या हुआ।
हाँ साउंड बताओ, साउंड आई? साउंड सही है? बेटा साइटिका अलग चीज है बेटा, हम कैंसर की बात कर रहे हैं, आप साइटिका की बात कर रहे हो। ठीक है, परफेक्ट साउंड, साउंड आ रही है। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, गई थी, सेल की लाइन खत्म हो गई थी, किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा, उसने लिख दिया मुझे। ठीक है। यस। ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां क्या है, ये एंजाइम, सोचो, अगर ये एंजाइम आपके लिए मतलब हमेशा ही एक्टिव हो जाए नॉर्मल सेल के लिए, तो आप अमर हो जाओगे ना। तो नेचर ने, सोचो, आपको अमरता का वरदान दिया है, नेचर ने आपको अमरता का वरदान दिया है, पर उसको इनएक्टिव रखा है। और ये ऐसे दैत्य हैं, ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने उसको एक्टिव कर लिया है। सोचो, वो जीन है हमारे पास, पर वो इनएक्टिव जीन है। पर जैसे ये राक्षस एक्टिवेट होता है, तो ये राक्षस उन जीन को अपने लिए एक्टिवेट कर लेता है, तब जाकर के वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं और कंटिन्यू डिवाइड करना चालू कर देते हैं, इमोर्टल। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर एपोप्टोसिस इंड्यूस ही नहीं होगी। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गए, इमोर्टल हो गए। तो इन सेल को हम क्या बोलेंगे, इमोर्टल सेल बोलेंगे, क्योंकि इनके टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक है, टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस ही नहीं होंगे, यहाँ टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर मैंने बताए हैं आपको, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, जो आपको बताते हैं कि कैंसर सेल कितने भयानक हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जहां पर भी होते हैं अपनी ग्रोथ अनकंट्रोल करते हैं, और साथ में कुछ ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिसको एंजियोजेनेसिस फैक्टर बोलते हैं। समझना, तो आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो एंजियोजेनेसिस फैक्टर पर चल रहा है। तो ये जहां पर भी कैंसर सेल होंगे ना, वहां पर डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना लेंगे अपने आप ही, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे वहां पर। जब ज्यादा ब्लड वेसल्स बन जाएंगे तो ब्लड की सप्लाई वहां बढ़ जाएगी। नॉर्मल सेल के पास ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो नॉर्मल सेल भूख की वजह से मरना चालू कर देंगे, जबकि ये बढ़ना चालू कर देंगे। तो आपको लगेगा यार मेरे नॉर्मल सेल कमजोर हो रहे हैं, तो मैं ज्यादा खाऊं, ज्यादा न्यूट्रिएंट लूं, पर वो ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा फूड इनको भी मिलेगा साथ में, तो ये और तेजी से बढ़ेंगे। नॉर्मल सेल को उतना नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या करते हो, अपने को बचाने के चक्कर में कैंसर को और बढ़ा लेते हो। समझना मेरी बात। और कैंसर, सोचो, हम तो अपने भाई अपने नॉर्मल सेल मर रहे हैं, तो उनको बचाना तो पड़ेगा ही ना। उनको बचाने के चक्कर में आप क्या करते हो, कैंसर सेल को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो, तो वही तो समस्या है। इन्वेजिवनेस का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुस जाना। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब होता है एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आती है, उसकी सेल डिवीजन रुक जाए, उसको कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। समझ रहे हो? कैंसर के बिना टीलो भाई, ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल के पास है, टीलोमरेज को एक्टिवेट करने की। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? एंजाइम टीलोमरेज इनएक्टिव है, यहां पर एक्टिव है, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ये तो समझ में आ गया कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। अब एक चीज और समझो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सेल जब डिवाइड करती है तो उसमें प्रोटोऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन और एनसीईआरटी बोल रही है, तो वो एक चीज और समझाऊं आपको मैं। मानो एक सेल है, सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये अलग पॉइंट है, थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। सेल सिग्नलिंग, कौन है जो सेल को कहता है कि तुम्हें डिवाइड करना है? सेल सिग्नलिंग फैक्टर। सेल सिग्नलिंग फैक्टर यहां से आके बाइंड करते हैं, तब सेल अपने साइज को बढ़ाना चालू करती है, इंक्रीज करती है साइज। सेल अपने साइज को बढ़ाना चालू कर देगी। ठीक है, जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तब सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ये नॉर्मल सेल डिवीजन इस तरीके से होती है। ठीक है,
यानी सेल का साइज बढ़ेगा तब सेल डिवीजन होगी, ये कोई सेल डिवीजन। तुम्हें क्या लगता है सेल डिवीजन ऐसे ही हो जाती है? नो। जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो देखोगे आपने सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 चेक पॉइंट, एस चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, P53 प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन चेक पॉइंट्स हैं सारे के सारे। इसके अलावा बहुत सारे कह सकते हो कि फैक्टर्स होते हैं जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप समझना मेरी बात, जैसे मैं अगर बात करूं तो ठीक है, सेल की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए सेल सिग्नलिंग फैक्टर है, सेल ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है समझना। और उन फैक्टर को बनाने के लिए जीन होते हैं उनको प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं, समझो एक तरीके से। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, समझना। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। यानी अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं, समझना, एक तो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं और एक सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। या सेल ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे कह सकते हो, सेल ग्रोथ रेगुलेटर, सेल डिवीजन रेगुलेटर। यस, सेल ग्रोथ रेगुलेटर्स बोल सकते हो आप, या इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोल सकते हो, ट्यूमर को सप्रेस रखने वाले। अभी उस पर भी आ रहा हूं, कैंसर पता कैसे चलेगा उस पर भी आ रहा हूं मैं, ठीक है। या आप ट्यूमर सप्रेसर जीन बोल सकते हो इनको, ट्यूमर ट्यूमर सप्रेसर जीन, सेल ग्रोथ रेगुलेटर या ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटोऑन्कोजीन और एक सेल ग्रोथ रेगुलेटर है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक चाहिए, एक स्टीयरिंग चाहिए। स्टीयरिंग बिगड़ गई, टूट गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। स्टीयरिंग और ब्रेक अगर सही है तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी, कैंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटोऑन्कोजीन की बात करता हूँ, प्रोटोऑन्कोजीन यानी ऐसे जीन जो कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे अगर मैं गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करूं, स्टीयरिंग के एक्सीडेंट के लिए बनाई गई है? नहीं, गाड़ी को सही तरह से चलाने के लिए बनाई गई है। ब्रेक के एक्सीडेंट के लिए बनाए गए हैं? नहीं, गाड़ी ब्रेक सेल के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। पर अगर ब्रेक टूट जाए, स्टीयरिंग टूट जाए तो क्या होगा? तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है, या ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रॉपर तरीके से नियंत्रित करते हैं। यानी सेल डिवीजन के लिए बहुत असेंशियल जीन होते हैं। अगर इन असेंशियल जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। इसलिए इनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। इनमें अगर छेड़छाड़ की तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यस, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी एक नॉर्मल सेल, ठीक है, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल की तरह बिहेव करना चालू कर देगी, ठीक है। अब प्रोटोऑन्कोजीन क्या बनाते हैं? ठीक है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, ठीक है।
सारे एसेंशियल जीन्स हैं जिन एसेंशियल चीजों को बनाते हैं जो सेल की ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और सेल ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करूं, इट इज अ सेल साइकिल चेक पॉइंट, कह सकते हो सेल साइकिल चेक पॉइंट। जैसे जीवन चेक पॉइंट, जीवन चेक पॉइंट कौन सा चेक पॉइंट होता है? P53 प्रोटीन, P53 प्रोटीन, ये जीवन चेक पॉइंट होता है। P53 प्रोटीन जीवन चेक पॉइंट होता है, यस। ठीक है, जैसे सेल है, सबसे पहले जीवन फेज आती है, फिर एस फेज आती है, फिर G2 फेज आती है, फिर M फेज आती है। तो सेल जीवन फेज में प्रोटीन बनाती है एस फेज के लिए, तब साइकिल यहाँ पर G से 1 से S में एंटर करती है, तो चेक पॉइंट यहाँ पर आएगा ना। सब कुछ सही है तो साइकिल एस फेज में एंटर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो जीवन चेक पॉइंट कौन सा होता है? P53 प्रोटीन। ये P53 प्रोटीन चेक पॉइंट है, आपने सेल साइकिल में पढ़े होंगे चेक पॉइंट। ऐसे रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन वो भी सेल साइकिल चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट समझते हो? जैसे हम आपसे कहते हैं ना, टेस्ट आपका चेक पॉइंट है, आपकी तैयारी सही है या नहीं, आप चेक पॉइंट देखोगे, चेक पॉइंट टेस्ट दोगे, टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, पास नहीं हुए तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा कि भाई पहले मजबूत करो तब आगे बढ़ोगे। ये चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो चेक करते हैं सब कुछ ओके है या नहीं। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाते हैं। ठीक है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, सेल ग्रोथ फैक्टर, मेटाबॉलिज्म कंट्रोलिंग फैक्टर, ये सब प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन, समझ रहे हो? ऑल आर प्रोटोऑन्कोजीन। इन प्रोटोऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए, इसके अंदर या इसके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए, तो समझ लो इसमें अगर म्यूटेशन हुई तो ये कैंसर को लीड करती है। समझ लो कैंसर हो जाएगा। ये आपके ब्रेकर हैं, ये आपकी स्टीयरिंग है, अगर ये गड़बड़ करते हैं तो सेल साइकिल अनकंट्रोल हो जाएगी, ये कैंसर को न्योता देंगे। आज की डेट में आप डिफरेंट टाइप के से आलू खाते हो, आलू में यूरिया होता है, यूरिया कार्सिनोजेनिक होता है। आज की डेट में आप फ्रूट्स ले रहे हो, फ्रूट्स पे ऐसे ऐसे केमिकल लगाए जा रहे हैं जो हाईली कैंसर प्रोड्यूसिंग है। आप जितने भी डिब्बे बंद चीज लेते हो, डिब्बे बंद चीजों के अंदर, ठीक है, यस, डिब्बे बंद चीजों के अंदर, क्लास में बस कैंसर कराऊंगा अकेला आज, ओनली कैंसर। ठीक है, एड्स आज नहीं कराऊंगा, कल एड्स कराऊंगा, आज कैंसर कराऊंगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 घंटे की क्लास क्रिसमस वाले दिन लूंगा आपकी। हाँ, ठीक है, तो बस चेक पॉइंट समझो। चेक पॉइंट का मतलब है जो हर स्टेज को चेक करते हैं। जैसे जीवन से एस फेज में डायरेक्ट सेल एंटर नहीं करती, ठीक है, जीवन से एक्स फेज में तब जाती है जब जीवन फेज आपकी कंप्लीट है, परफेक्ट है। फिर एस फेज से एम में डायरेक्ट एंटर नहीं करती वहां, फिर ठीक है, वहां फिर चेक पॉइंट होता है एम, ऐसे G2 चेक पॉइंट होता है, तब एम फेज में एंटर करती है। हर चेक पॉइंट चेक करता है कि पीछे की चीजें सब ओके हैं या नहीं। अगर सब कुछ ओके है तो सेल एंटर कराती है, नहीं तो सेल उसको आगे की स्टेज में जाने नहीं देती, वहीं पर ही अरेस्ट कर देती है और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है। नहीं नहीं, 25 को तो शाम को रात में रखेंगे भाई, रात में। 25 को रात में है, 10 से 12 के बीच में रात में। ठीक है, मैं कभी दिन में नहीं कुछ करूंगा। समझ रहे हो? हाँ, प्लास्टिक भी कार्सिनोजन होता है, बिल्कुल। ठीक है, अभी रिपोर्ट देखी होगी, काफी रिपोर्ट आ रही है कि आप जो पॉलीमर लेते हो पीवीसी, ठीक है, वो कार्सिनोजेंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप स्मोकिंग करते हो, कार्सिनोजेंस होते हैं। आप तंबाकू खाते हो, कार्सिनोजेंस होते हैं उसके अंदर। कार्सिनोजेंस का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल किसी भी फॉर्म में हो जो आपके प्रोटोऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर दे, आपकी गाड़ी को अनकंट्रोल कर दे, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे, तो वो कैंसर कारक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपकी ड्राइविंग के अंदर, गाड़ी के अंदर। हैंड ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है,
स्टीयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब प्रोटोन को जीन है या ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, इनके अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो सेल अनकंट्रोल हो जाती है और कैंसर हो जाता है। जैसे बहुत प्यारा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मानो एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल का हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। समझना, जो भी कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके लिए टर्म यूज करते हैं हम कार्सिनोजन, ठीक है। कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट वो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं और केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजन कई टाइप के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का मतलब है वायरस, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनेटल, समझ रहे हो, कैंसर क्रिएट कर देता है पेपिलोमा वायरस, यस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं लिवर कैंसर प्रोड्यूस कर देते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, समझ रहे हो, ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। जैसे केमिकल कार्सिनोजन, जैसे फिजिकल कार्सिनोजन, एक्सरेज, गामा रेज। कभी किसी का एक्सरे कराने गए होगे, देखा होगा एक्सरे जो करते हैं वो एक अलग चैम्बर में होते हैं, वो कहते हैं यार फालतू में एक्सरे का एक्सपोज मत लो, एक्सरे कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, यस, फिजिकल एजेंट हो गए। तो अगर किसी भी नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को आप किसी का भी एक्सपोज करो तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यानी कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा उस सेल के अंदर, वो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करना चालू कर देगी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में। सर कैसे? ऐसे, मान लो ये नॉर्मल सेल थी, ये सबसे पहले चारों तरफ अपने कैप्सूल बनाएगी, कैप्सूल, उस कैप्सूल के अंदर ये सेल कंटिन्यू ग्रोथ करना चालू कर दी, अनकंट्रोल, ये एक नॉर्मल सेल थी, अनकंट्रोल ग्रोथ चालू हो गई, अब बन गए कैंसर सेल। पर जब तक कैप्सूल के अंदर है इतना खतरा नहीं है आपको, क्योंकि कैप्सूल के अंदर है, अभी बाहर नहीं आए सेल। अगर कैप्सूल फट गया, सेल बाहर आ गए तो तबाही हो जाएगी, एक कैंसर से हजारों कैंसर बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। अब ठीक है, ठीक है। तो एक सेल अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, कैप्सूलेटेड बेनाइन ट्यूमर है ये। यस, कैप्सूलेटेड बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन का मतलब दयालु, खतरनाक नहीं है, कैप्सूलेटेड है इसलिए, ठीक है।
इसको आप कैंसर टर्म यूज नहीं करोगे। यस, इसको आप नियोप्लाज्म बोल सकते हो। उसको क्या बोल सकते हो? उसको नियोप्लाज्म। और इन सेल को नियोप्लास्टिक सेल्स बोलोगे। ठीक है, ये नियोप्लास्टिक सेल क्या करते हैं? ये नियोप्लास्टिक सेल्स नॉर्मल में एक ही ब्लड कैपिलरी थी मान लो, एक ब्लड कैपिलरी थी। अब ये नियोप्लास्टिक सेल क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो कैसे ग्रोथ करते हैं दैत्यों की तरह समझना। ये नियोप्लास्टिक सेल क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, रिलीज। ये क्या काम करते हैं? इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड ट्यूमर। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा इससे? इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू बर्ड्स कैंसर सेल्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं। ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर यहां पर क्या कर देंगे? ब्लड वेसल्स को डेंसली डेंसली बनाना चालू कर देंगे। ब्लड वेसल्स को डेंसली बनाना चालू कर देंगे। बहुत डेंस ब्लड वेसल्स बना देंगे, बहुत डेंस ब्लड वेसल्स का नेटवर्क ही बना देंगे यहां पर। समझना, ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। यस, ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा इस पूरे इलाके के अंदर। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, इससे क्या होगा? ठीक है, इससे जब ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क बनेगा तो सारा न्यूट्रिएंट इधर ही बढ़ना चालू हो जाएगा। जहां पे ब्लड वेसल्स होंगे न्यूट्रिएंट आएगा। तो इनको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, पर आसपास के जो नॉर्मल सेल थे वो स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ होना चालू हो जाएगी। हाँ, नियोप्लाज्म। यस, नियोप्लाज्म। कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म कहते हैं। यस, और इन सेल को हम नियोप्लास्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के नंबर को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी एक थेरेपी कराई थी। ठीक है, उस थेरेपी में एंजियोजेनेसिस फैक्टर जिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि कैंसर सेल के पास एंजियोजेनेसिस ना हो और वो इतनी तेजी से ग्रोथ ना करें। ठीक है, तो इससे थोड़ा समय मिल जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, जिससे कि आप अगर आपको कीमोथेरेपी करनी है या आपको इम्यूनोथेरेपी करनी है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, पर ये भी बहुत महंगे होते हैं। 1.5-2 लाख रुपए महीने के छोटे पाउडर्स देते हैं वो लोग। ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है, बस कि आप टाइम मिल जाएगा कुछ आप इलाज करा पाओ। पर रियलिटी ये है कि टाइम वाइम तो सब फिक्स है, कुछ नहीं मिलता कुछ भी, बस कहने की बातें हैं। समझ में आया है बेटा ये वाला? जब तक ये कंडीशन दिख रही है तब तक कोई खतरा नहीं है, पर अगर कैप्सूल फटा तो क्या होगा? तो क्या होगा?
कैप्सूल फट गया तो क्या होगा? फट गया, जो सेल अंदर थे अब निकलने चालू हो गए भाई बाहर। अभी तक ट्यूमर था, आप जैसे कैप्सूल फटा, अब ये ट्यूमर नहीं कहलाएगा। यस, जैसे कैप्सूल फटा अब ये ट्यूमर नहीं कहलाएगा। यस, ठीक है, अब ट्यूमर नहीं है, अब ये कैंसर बन गया। समझ रहे हो? हाँ, ये कैंसर बन गया। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर, फट गया। जैसे ही फटा, ये सेल निकलना चालू हो गए। ये सेल जैसे ही निकलना चालू हुए, तो आगे तो पूरा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही है ना। बॉडी में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सेल सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। बस अब सेल जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर किए, समझना ये भयानक कंडीशन आ गई। अब ये सेल जहां जाएंगे वहां एक नया ट्यूमर बना देंगे, जहां जाएंगे वहां पर एक नया ट्यूमर बन जाएगा। तो मल्टीपल ट्यूमर आपके बनने चालू हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है, फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। स्प्रेडिंग हो गई। तो एक्चुअल में ये अब ट्यूमर नहीं है, इसको आप बोलोगे कैंसर। ठीक है, स्प्रेडिंग, ये क्या हो रही है? स्प्रेडिंग हो रही है। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स, इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस। स्प्रेडिंग होने को हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। ठीक है, और इन सेल्स को बोलते हैं हम, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर या आप कैंसर भी बोल सकते हो। इसको सही मायने में मैलिग्नेंट ट्यूमर को आप कैंसर टर्म यूज करोगे। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर टर्म यूज कर सकते हो। मैलिग्नेंट का मतलब है घातक, बिनाइन का मतलब है दयालु। जब तक कैप्सूलेटेड है, जब तक कैप्सूलेटेड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैप्सूलेटेड के लिए आप टर्म यूज करोगे भाई ट्यूमर। जैसे स्प्रेडिंग हो गई, अब कैंसर बोलोगे आप। यस, यस, ब्लड ब्लड सेल्स वो अलग होते हैं, मैं बताऊंगा अभी इसको भी। ठीक है, तो ये तो सारी प्रॉपर्टी होगी आपकी। एनसीईआरटी पूरी मैंने कवर्ड कर दी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉज ऑफ कैंसर। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दूं, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, अगर मैं कैंसर के प्रकार की बात करता हूं तो तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा। ठीक है, कार्सिनोमा,
इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा या ब्लड कैंसर। और तुम्हें बता दूं, सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई कैंसर है तो कार्सिनोमा है, सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब भयानक राक्षस अगर कोई है तो कार्सिनोमा है। बहुत इसकी प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बस ऐसे याद रखो, मैं बहुत ट्रिक से बता दे रहा हूँ आपको। अगर बॉडी के किसी भी एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कार्सिनोमा में कौन से टिश्यू आते हैं? एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। 85% हमारे आसपास जो कैंसर देखने को मिल रहा है ना, वो यही कैंसर है, मेन यही कैंसर है, कार्सिनोमा। तो हमारी बॉडी बनी है मोस्टली एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल टिश्यू से। गट, हमारी गट का कैंसर है तो एंडोडर्मल टिश्यू का कैंसर होगा, माउथ का है तो एक्टोडर्मल टिश्यू का कैंसर है। ठीक है, और मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल है। ठीक है, हाँ, सार्कोमा की अगर मैं बात करूं तो उसमें ध्यान रखना है, मीजोडर्मल टिश्यू आ जाते हैं, मीजोडर्मल टिश्यू। जैसे बोन कैंसर हो गया। ठीक है, ब्लड कैंसर भी एक तरीके से सार्कोमा है, पर उसको अलग नाम से जानते हैं हम, लिम्फोमा या ब्लड कैंसर बोल सकते हो। ठीक है, इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होती है डब्ल्यूबीसी की। अनकंट्रोल ग्रोथ होती है डब्ल्यूबीसी की, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास। ठीक है, तो चार टाइप के कैंसर, तीन टाइप के कैंसर देखने को मिलेंगे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? मेरी मदर को सार कार्सिनोमास था। ठीक है, यस, बहुत खतरनाक होता है कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू में होता है। आगे आ जाओ। अब कॉज ऑफ कैंसर कॉमन है, फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी आयोनिक रेडिएशन पूछेगा और नॉन आयोनिक रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, ये आयोनिक रेडिएशन है, और नॉन आयोनिक में यूवी रेज आती हैं जो डीएनए को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है, तभी कहते हैं जहाँ रेडिएशन होती है वहां से दूर भागो, ये कैंसर कॉजिंग होती हैं। केमिकल कार्सिनोजन तो आप जो खा रहे हो, डिब्बे बंद चीजें, सब सब कार्सिनोजन है। ठीक है, पर एनसीईआरटी टोबैको स्मोक के लिए लिखती है, तो टोबैको स्मोक इज अ केमिकल कार्सिनोजन। ठीक है, और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन मैंने वायरस बताए थे, जैसे HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, दो ही मैंने एग्जांपल बताए थे। ठीक है, ये लिवर कैंसर कर देता है, वो जेनिटल कैंसर कर देता है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब है ऐसा कोई भी वायरस जो उस जगह पर अपने जीन को इंसर्ट कराए जहां पर आपके प्रोटोऑन्कोजीन है, तो इससे आपके सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी, इसको हम कैंसर बोलते हैं। सिंपल सी बात। अब जैसे मैं एनसीईआरटी की बातें बोल रहा हूँ, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। आज की डेट में कैंसर का कोई सिम्टम नहीं है, आप पता नहीं लगा पाओगे कैंसर किसको है या नहीं है, किस स्टेज में। बस ये समझो, अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज देख रहे हो, नॉर्मल से हटके है, तो आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। नॉर्मल केस में लोग पैट सीटी करते हैं। पैट सीटी में क्या होता है, एक डाई होती है, ठीक है, रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज। उस रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज को आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हो। ठीक है, फिर हम सीटी करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, उसमें पूरा चेक करते हैं कि पूरा बॉडी का स्कैन करके, ठीक है, एक्सरेज का यूज करके, कि बॉडी का वो पार्ट जहां पर वो ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, अगर बॉडी के किसी पार्ट में ग्लूकोज का कंजप्शन बहुत ज्यादा है तो हम पता लगा लेते हैं यहाँ पर ये कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। बस एक ये लेटेस्ट टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, जो काफी कॉस्टली होती है। इसकी कीमत 12,000 से लेकर के 50-60 हजार तक है। लोग अलग अलग सिटी में अलग अलग इसकी कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, यस।
तो उसकी फिर एनालिसिस होती है, इसको पैट सीटी बोलते हैं। पर यहाँ एनसीईआरटी ने बात ही नहीं की है उसकी। एनसीईआरटी कहती है बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जो पुराने टाइम पर होती थी, रेडियोग्राफी इसमें एक्सरेज हम के थ्रू चेक कर लेते हैं, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज करते थे, पर आज के डेट में कंप्यूटर टोमोग्राफी को बहुत सारे ड्रग के साथ हम कर रहे हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज सबसे सेफ यही है। सेफ ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम एक्सरेज यूज नहीं कर रहे। सोचो डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरेज यूज कर रहे हो, और एक्सरेज तो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिसमें एक्सरेज यूज नहीं करते वो एमआरआई है। पर एमआरआई की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, कई केसों में नहीं कर पाते, काफी कॉस्टली भी होती है, ठीक है। और लेटेस्ट चीजें हैं अभी यूज में तो नहीं है रूटीन में, जैसे एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, कोई स्पेसिफिक कैंसर है तो हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट कर देते हैं, वो एंटीबॉडी रेडियो लेबल्ड होती है, पर्टिकुलर कैंसर सेल से बाइंड करती हैं, और फिर आप कंप्यूटर टोमोग्राफी से चेक कर लोगे भाई, ठीक है, कि वहां पर उसकी रेडियो एक्टिविटी है नहीं है, ठीक है। अगर है तो कैंसर है, नहीं है तो नहीं है। टेक्निक फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये फ्यूचर की टेक्निक है, कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल। कहीं पर भी जैसे थाइमिन के रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, थाइमिन बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, समझ लो थाइमिन डायमर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां थाइमिन डायमर बना वहां पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिट ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। कहते हैं कैंसर जेनेटिकल भी है, उसके उसको रिलेशन में था, उसको उसको था, तो डिपेंड करता है। अगर किसी की फैमिली के अंदर थायमिन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो वो रिपीटेशन नो डाउट अगली जनरेशन में भी होगा, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कहा जाता है कि भाई एहतियात रखो, ठीक है, ढंग से खाओ, एक्सरसाइज करो, रेडिएशन से बचो, ठीक है। तो ये दो तीन टेक्निक हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रीटमेंट के नाम पर से एक सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं है, मैं बोल दूं आपको। सर्जरी तो और फैलाने का तरीका है, बट अगर कैंसर माउथ का है, गट का है, तो कुछ हद तक सर्जरी काम करती है, कुछ हद तक, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी कोई थेरेपी नहीं है, गामा रेडिएशन यूज करते हैं इसके केस में, गामा रेडिएशन। सोचो गामा रेडिएशन जब बॉडी को एक्सपोज किए जाते हैं तो नॉर्मल सेल भी मरती हैं, डेंजरस। इसको थोड़ा सा हमने टारगेट थेरेपी में कन्वर्ट किया है, पर इतना महंगा कर दिया है इन लोगों ने, हर किसी की बस की बात ही नहीं है, ठीक है। 15 लाख 20 लाख रुपए सिर्फ उस रेडिएशन डालने के लगते हैं। टारगेट थेरेपी का मतलब है नॉर्मल सेल को बचा करके सिर्फ कैंसर सेल पर वो टारगेट किया जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, बम्बार्डमेंट की जाएगी। तो रेडिएशन है। कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारी दवाएं होती हैं, लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे दिया, बिन क्रिस्टिन एंड बिन ब्लास्टिन, ठीक है, सदाबहार प्लांट से निकालते हैं, पर आज के डेट में जो यूज करते हैं वो पॉइजन है सारे के सारे, जो कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी मारते हैं। सिंपल सी बात है, कैंसर सेल को मार रहे हो तो वो अपनी सेल है, तो आप अपनी नॉर्मल सेल को भी मार रहे हो, इसलिए इंसान की बस सर्वाइबिलिटी बढ़ती है, सही नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफ्रोन लिख दिए हैं, पर इम्यूनोथेरेपी 50 तरीके की होती है, जिसमें इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके, जैसे अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बेस्ड, तो वो इम्यून सिस्टम बेस्ड थेरेपी है, जिसके अंदर आपके ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके कैंसर के अगेंस्ट, ठीक है, तैयार किया जाता है। पर ये सब चीजें अर्ली स्टेज में है, लेट स्टेज में तो मुझे नहीं लगता कोई चीज काम कर पा रही है ढंग से, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के बेटा बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, यस, बहुत सारे केस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ रहे हैं। यस, कैंसर के केस में, जब कैंसर केस में हेयर फॉल नहीं होता, जब किसी को रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है तो हेयर फॉल अपने आप हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि वो तो नॉर्मल सेल को मारते हैं, ठीक है। तो आपके फॉलिकल सबसे सेंसिटिव होते हैं, जैसे रेडिएशन कीमोथेरेपी दिया तो सबसे पहला सिम्टम, ठीक है, आपके हेयर फॉल ही आते हैं, ठीक है। बायोप्सी का मतलब है जैसे किसी को माउथ कैंसर है, एक छोटा सा पार्ट कट किया आपने, कट करके फिर उसकी एग्जामिनेशन की कि एक्चुअल में क्या है। तो अक्सर कर आज की डेट में लोग बायोप्सी करके पता लगाते हैं किस टाइप का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, ठीक है। तो उसके टिश्यू को कट करके माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, बायोप्सी, ठीक है। रेडिएशन हो गया। अब बताओ जहां तक कोई डाउट, ये ट्रीटमेंट है, कुछ है नहीं इसके अंदर कैंसर के केस में। तो कैंसर ही रखूंगा आज मैं, कैंसर ही रखूंगा आज मैं, कल कराऊंगा HIV, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, और ड्रग्स भी चालू कर दूंगा कल मैं।
वेटनेसडे को 1 घंटे की क्लास जहां तक है मैं ले लूंगा आपकी, और उसमें मैं आपका चैप्टर एंड कर दूंगा। ओके। यस, एक्सरसाइज यूज होता है बिल्कुल बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। एड्स मैं कर लूंगा, उसको एक बार देख लेना अच्छे से।